नीलकंठ पक्षी की 5 ज्ञान की बातें जो कोई याद कर लेता है उसे गड़ा हुआ धन मिल जाता है। कभी भूखों मरने की नौबत नहीं आती, ना कभी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। नीलकंठ अपनी पत्नी नीलकंठनी से बहुत प्रेम करता था। दोनों बड़ी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहे थे। नीलकंठनी बहुत ही पतिपरायणा स्त्री थी। वो अपने पति की हर बात मानती थी और प्रत्येक बात ध्यान से सुनती थी। एक दिन नीलकंठ की पत्नी के मन में एक प्रश्न आता है कि मनुष्य कब तक उन्नति करता रहता है और उसकी उन्नति कब रुक जाती है। नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से यही बात पूछी कि मनुष्य कितने वर्ष तक तरक्की करता है और कब उसकी तरक्की रुक जाती है। तब नीलकंठ अपनी पत्नी को सुनाता है कि प्रिय, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तुम्हारे मन में चल रही सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। नीलकंठनी बोली, पिया जी, मैं आपकी कहानी को खूब मन लगाकर सुनूंगी, तुम सुनाओ। तब नीलकंठ कहानी सुनाना आरंभ करता है। कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ एक किसान रहता था। किसान के तीनों बेटों में बड़ा प्रेम था। वो हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे। किसान के तीनों बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटाओ, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतने पशु खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें सारा परिवार सुख से रह रहा है। नीलकंठ उधर अपनी पत्नी को सुनाता है, हे प्रिय, किसान का छोटा बेटा मोहन अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। वो हमेशा खेती बाड़ी के काम में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वो पूरे पूरे दिन कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता था। खेतों को जोतना, बोना, फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, ये सब काम किसान का छोटा बेटा मोहन करता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, वो भी काफी पढ़े लिखे थे। उनमें एक का नाम था जीवन, दूसरे का नाम था गगन। इन दोनों ने भी अपने अपने मनपसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा जीवन व्यापार किया करता था और गगन बुद्धि में बहुत तेज था, इसलिए वो ज्योतिष का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से अपनी अपनी बुद्धि से खूब धन कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज का अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते चलकर खूब धन कमा रहे थे। किसान जानता था कि जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं तब तक वो हर तरह के सुख से संपन्न होते रहेंगे। जिस दिन ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन से इनकी अवनति होने लगेगी। किसान भी एक दिन बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरा अंत समय अब बहुत नजदीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत को इकट्ठे होकर भोगते रहे। बस तुम मुझे एक वचन दो, बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह बिखर जाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार वो किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है कि मैं बच्चों को कभी अलग अलग नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और बहुएं हमेशा आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करें, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता है। वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर के वे तीनों बेटे कहते हैं, माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुन करके वो माँ बहुत खुश होती है। मित्रों, जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम जीवन था, वो ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग जीवन से कई मामलों में राय लेने आते थे। साथ ही साथ इसके बदले में उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते थे। इस काम से जीवन का गुजारा अच्छे तरीका से चल रहा था। वहीं दूसरा बेटा जिसका नाम गगन था, वो भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम मोहन था,
वो कड़ी मशक्कत करता था, दिन भर मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आनंद की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं बड़े ही ऐसो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा था उसकी पत्नी घर पर कमाई करती रहती है, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलता। जब वो अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानियों को देखती है तो इसका हृदय दुखी हो जाता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले हमारे भाई ने अपना घर बनाया है, उसमें गृह प्रवेश होना है, वो चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर के किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर पत्नी गुस्से में कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। मित्रों, पत्नी की बात को सुनकर के मोहन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, ना मत जाओ। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठों और जेठानी का ऐसो आराम देखकर पहले से चिड़ी हुई थी। वो अपने पति मोहन से कहने लगी, अजी क्या हमने ही घर का सब काम करने का ठेका ले रखा है? घर का और खेती का काम हम दोनों को करना पड़ता है और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं, वे सब अपना अपना कर रहे हैं, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। वो तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के मोहन की नींद खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जायदाद के बंटवारे की घर में बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी वजह से वो दोनों इतने आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका अलग हिस्सा मिलना चाहिए, अब वो शामिल में नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर के माँ को बड़ा धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो, अलग में क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, माँ नहीं, अब मैं शामिल नहीं रह सकता। मोहन के ज्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जायदाद का बंटवारा कर लो। मित्रों, अब तो जमीन जायदाद के सभी कागज ले आए जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जरूर जाते हैं। चलो पहले भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद में तुम तीनों का बंटवारा कर देंगे। अपनी माँ की बात को सुनकर के तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे काशी पहुंच गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद में
जब वे सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख भी लगी है, आप भी भूखे होगे, बहुओं को भी भूख लग रही होगी, चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है माँ। अब तो वे चलकर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही एक भोजनालय था। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो चाह रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो लगता है कहीं गिर गई। अब हम खाना कैसे खाएंगे और कैसे गांव तक पहुंचेंगे? इसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई कहीं जाकर पैसों का प्रबंध करके लाइए, कोई काम ढूंढ लो। तीनों अलग अलग अपना अपना काम करके अलग अलग पैसे लाओगे तो हम घर भी पहुंच जाएंगे और पेट भर के भोजन भी कर लेंगे। तीनों बेटों ने अपनी मां की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर के किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में बैठे हो और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया हमारे पास में जमीन का ये बड़ा सा भूभाग है। जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं उगा पाते हैं और इस जमीन का राजा हमसे हर वर्ष लगान भी वसूलता है। अब बताओ, जमीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते हैं और लगान भी चुकाना पड़ता है। इसी बात को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। तब मोहन कहने लगा, अरे भाई, अगर मैं आपको इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई अगर तुम हमें इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 10 मुद्राएं इनाम में देंगे। मित्रों, मोहन खेती करना तो अच्छी तरह से जानता ही था। कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस जमीन में धान की रोपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वो पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों को धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। सबने वैसा ही किया, उस जमीन में धान लगवा दिए। नुस्खा बताने के बदले में गांव वालों ने उस किसान के बेटे को खूब धन्यवाद किया और उसे 10 चांदी के सिक्के भेंट किए। वे पैसे लेकर मोहन अपनी मां के पास मंदिर में लौट आता है। इधर किसान का दूसरा जो बेटा था जीवन, वो चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तो वो व्यक्ति कहता है, भाई हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वही एक दिन वो बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई, एक टांग उसकी टूट गई। बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी, इसलिए मैंने बिल्ली की उस टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी थी। ठंड का मौसम था। एक दिन वो बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास जाकर लेट गई। पैर में पट्टी बंधी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वो टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वो टांग मेरे हिस्से की है, इसलिए पूरा नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा दुखी हूँ, बड़ा चिंतित बैठा हूँ कि अब क्या करूं। उस दुखी आदमी की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वो राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वो किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा कर लो, मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूं, मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूंगा। किसान के बेटे की बात को सुनकर के वो राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई।
सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा जीवन कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली भागने की वजह से सब घरों में आग लग गई, जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर मढ़ दिया है। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसकी टांग तो जख्मी थी, वो जख्मी टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी। दोष तो उन 3 टांगों का है जो उसे लेकर आपके घरों तक गई थी। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वो तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही सी 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी है। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है? जो टांगें सही थी दोष तो उनका है। मित्रों, जीवन की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सबने हाँ में अपना सर हिलाया। फैसला ये हुआ कि 3 टांगें जो सही थी उनके मालिक को ही हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसा फैसला सुनकर जख्मी टांग का जो मालिक था वो बड़ा खुश होता है और वचन के मुताबिक उसने जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा जीवन भी सोने के सिक्के लेकर अपनी मां के पास लौट आता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इधर किसान का तीसरा बेटा गगन भी चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वो घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है, आखिरकार इस समस्या का क्या हल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मित्रों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो वो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे गगन से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर के फिर वो मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात सुनकर के किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम गगन था वो कहने लगा, तुम भाई चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता कर दूं तो फिर मेरा पुरस्कार क्या होगा। मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसान के बेटे ने कहा, तो ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उस हाथी के पास ले चलो। मित्रों, मंत्री गगन को लेकर हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव जो थी वो पानी के अंदर बैठने लगी। नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई, वहीं पर किसान के बेटे ने नाव पर निशान लगवा दिया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया गया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौका उसी निशान तक पानी में न डूब जाए। फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें पत्थर भरना बंद कर दिया। किसान के बेटे ने उस नाव के सारे पत्थर बाहर निकलवाए और कहा कि इन पत्थरों को तौल कर देख लो, जितना वजन इन पत्थरों का है उतने ही वजन का हाथी है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी में किसान को 10 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 10 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आता है। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना, जितना पैसा बना, तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वो सारा पैसा चुका दिया और कुछ पैसे बच भी गए, जिससे वो अपने घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा, बेटो, मैंने जानबूझकर के इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके हैं। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम पेट भर के ना तो खा पाते और ना ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंदी है तब तक ही उससे सफाई हो सकती है।
जब उसकी सीखें बिखर जाती हैं तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। किसान की पत्नी समझाने लगी, बेटाओ, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर के किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का वचन लेते हैं। तीनों बहुओं ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर इकट्ठी रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठकर के निर्णय लेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है। तो इसका कारण हम लोग अपनी आजादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं अपनी आजादी के चक्कर में मुझे घर में ज्यादा काम ना करना पड़े इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए, चाहे कोई ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और जो भी करना है सभी बैठकर एक निर्णय लेंगे। सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही ये 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गांठ में बांध कर रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहती है। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो इस बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन एक ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वो आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। धनहीन की लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उल्टा उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वो आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। उन्हीं लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे, जैसे कि विभीषण ने भाई के वेद को लेकर उसे मरवा दिया था। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वो कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि आपका या आपके भाई का कहीं अपमान होता है तो कभी भी दूसरे के समक्ष जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़वाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है
तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य की अवनति कब होती है। इसका उत्तर है आपस की फूट, आपस के विचारों में तालमेल ना होना और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में काम करना, अपनों से बैर बांधे रहना, ये सब अवनति का कारण है। नीलकंठ बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें 5 बातें और बताता हूं जो बड़ी ही कीमती हैं। इन बातों को तुम ध्यान से सुन लेना, कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। दर्शक बंधु, पहली बात, विवेकवान पुरुष किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवमानना नहीं करते, बल्कि वो यथाशक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हैं। नंबर 2, जो आलसी स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रु और बीमारी की अनदेखी करता है, वो उनसे धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता, वो बलवान होने पर उनके द्वारा मारा जाता है। नंबर 3, गरीबी, बीमारी, दुख, बंधन और आफतें, ये सब प्राणियों के अपने किए हुए अपराध के पेड़ के फल होते हैं। नंबर 4, जो आगे की नहीं सोचता, जो दूर तक के परिणाम ना सोचकर कार्य कर डालता है, ऐसा मनुष्य हमेशा अपने किए का विपरीत फल पाता है। इसी कारण बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करना गलत है। मनुष्य को किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आगे पीछे विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। नंबर 5, बड़े लोगों ने कहा है कि भविष्य की चिंता पहले से करनी चाहिए। जो समय पर सोच विचार कर अपने काम को निपटा लेता है, ऐसे प्राणी सदा सुखी रहते हैं। किंतु ऐसा प्राणी सदा मरता है जो समय से पहले अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता। तो दर्शक बंधु, इस प्रकार नीलकंठ ने अपनी पत्नी नीलकंठनी को कहानी सुनाई। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।